Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू समता क्लासेस। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले से तो हम कंसाइनमेंट ब्रांच पढ़ा रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें भी हम वीडियो डालेंगे। उसके साथ एक चैप्टर हम चालू करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंसॉल्वेंसी अफेयर्स। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में हम बताए थे बीकॉम के बच्चों को पढ़ाते हुए, तो आज उसी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को देखिए। पहले तो चैप्टर का मेन थीम समझना होगा क्या है नहीं है। उसके बाद हम एस.एम. शुक्ला का फॉलो करके क्वेश्चंस बनाएंगे, दूसरे बुक का भी बनाएंगे। पहले हम एस.एम. शुक्ला का बना देंगे क्योंकि जिस जगह में हम रहते हैं वहाँ एस.एम. शुक्ला का बुक ही चलता है, तो पहले हम यहाँ का बच्चों को ध्यान में रख के बना देंगे। फिर जैसे जैसे आप लोग डिमांड कीजिएगा वैसे वैसे क्वेश्चन बनते चला जाएगा, ठीक है। किसी बुक से किसी भी सबको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बुक मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर को बढ़िया से समझिए और देखिए हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं ना। देखिए आज का टॉपिक है हमारा इंसॉल्वेंसी अफेयर्स या इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग। देखिए इंसॉल्वेंसी क्या होता है। देखिए जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, उसका इतना ज़्यादा डेब्ट हो जाए, इतना ज़्यादा लोन हो जाए, इतना ज़्यादा उसका लाइबिलिटी बढ़ जाए कि वो अपना एसेट्स बेच के उसको चुका नहीं सकता है। ऐसे कंडीशन में वो एक एक्ट है इंसॉल्वेंसी एक्ट, उसके शेल्टर में जा सकता है। जाके जहाँ पर पिटीशन देना पड़ता है कि मेरा लाइबिलिटी मेरा एसेट से ज़्यादा हो गया है और मेरे पास अब कोई ऐसा साधन नहीं कि हम लाइबिलिटी को पे कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से पिटीशन को स्वीकार करके गवर्नमेंट एक ऑफिसर सेटअप करता है, वहाँ पर ऑफिसर को लगाता है। ऑफिसर क्या करता है, इसका सारा एसेट्स को बेच देता है और जैसे पैसा आता है उस एसेट को रियलाइज करने से उसको लॉ के प्रोविज़न से क्रेडिटर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो जो आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है उससे आप अपना लोन का पैसा मांग नहीं सकते। जितना रिकवरी होगा अकॉर्डिंग टू लॉ होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन a businessman suffering losses year by year and his liabilities are more than his assets, उसका लाइबिलिटी क्या, तो उसके एसेट से ज़्यादा हो जाता है, then he or she filed a petition into court for insolvency. Then court appoint a liquidator मतलब जो समाप्त करेगा, है ना, to realize the assets and to pay off the liability। तो क्या लिखे हम कि लिखे कि जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, एसेट कम होता है, तो कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करता है कि भाई हम सकेंगे नहीं, तो हमको थोड़ा सा राहत दिया जाए। तो कोर्ट क्या करता है, उसका पिटीशन को देखता है, सब कुछ जांच करता है, करने के बाद लगता है कि नहीं सही बोल रहा है, तो अपनी तरफ से एक लिक्विडेटर को सेट करता है। लिक्विडेटर क्या करता है, सारा उसके एसेट्स को बेचता है, उस एसेट से इतना रियलाइज होता है, उससे धीरे धीरे लाइबिलिटी का पेमेंट कर देता है, ठीक है। आज जो पैसा नहीं दे सकता वो कहाँ चला जाता है, डेफिशिएंसी। बताया कि डिफरेंस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जैसे कोई इंसॉल्वेंट होता है तो उस टाइम क्या करता है, जैसे लिक्विडेटर सेट होता है, लिक्विडेटर दो पार्ट में बांटता है। एक होता है लाइबिलिटी को, एक लाइबिलिटीज, एक आपको होता है एसेट। देखिए लाइबिलिटी को चार क्लास से बांटते हैं। पहला होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। दूसरा होता है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। तीसरा होता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। और चौथा होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर
लिस्ट डी। तो लाइबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, 4 क्लास में बांटेंगे। पहला हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एसेट को बांटेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई, बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट एफ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। ये हो गया। तो क्या बताएं कि लाइबिलिटी को 4 क्लास में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तीनों का 4 का लिस्ट में लिखना होगा। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। प्रॉपर एसेट में बांटेंगे प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई, बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट एफ, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। इसके बाद होता है लाइबिलिटी माइनस एसेट्स इक्वल्स टू जो निकलेगा उसको लिखेंगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसमें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको निकालना रहेगा ये डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम ये समझा दिए आप लोगों को क्या क्या निकालना है। एक तरफ लाइबिलिटी को क्लासीफाई करना है, एक तरफ एसेट को। चलिए इसको मिटा के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि अभी लिस्टिंग किए थे तो हम उसी लिस्टिंग हिसाब से समझाएंगे सर। जैसे पहला हम समझाए थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, ये लिखे थे हम लोग अभी। इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर्स which have been no security against their debts or loan called as अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या बताए कि वो क्रेडिटर्स जिसके लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सपोज कीजिए कि किसी दोस्त से ही हम 5 लाख रुपया उधार ले लेते हैं दोस्ती में, ठीक है। उसको कोई तरह का हम गिरवी नहीं रखे, कोई तरह का मॉर्गेज नहीं करे, किसी कारण से मेरा बिज़नेस फेलियर हो जाए, मेरा बिज़नेस डूब जाए तो उसका लोन का कोई गारंटी नहीं है। वापस मिल भी सकता है कुछ पैसा या तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो वो क्रेडिटर्स जिसके लोन के अगेंस्ट में किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब कुछ जिसका लाइबिलिटी सिक्योर्ड नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। दूसरा होता है आपका, इसको ध्यान देना है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। ये हम क्या लिखे, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। देखिए क्रेडिटर्स व्हिच हैव फुल सिक्योरिटीज अगेंस्ट देयर लोन कॉल्ड एज फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। वो क्रेडिटर्स जिसके लोन के अगेंस्ट में पूरा सिक्योरिटी रहे उसको क्या बोलते हैं, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सपोज कीजिए हम यहाँ लिखते हैं लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिए 5 लाख का। मॉर्गेज फैक्ट्री बिल्डिंग, मानी फैक्ट्री बिल्डिंग बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है जिसका वैल्यू है 8 लाख, मानी बैकर में लिख देते रियलाइजेबल वैल्यू। जब बैंक इसको बेचने गया तो बैंक को मिला 6 लाख। समझिए हम क्या बोले कि लोन फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होता है जिसका लोन के अगेंस्ट में पूरा सिक्योरिटी रहता है, मतलब लोन पूरा सिक्योर्ड होता है, डूबने का कोई उम्मीद नहीं होता है। जैसे हम यहाँ लिखे लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिए कितना का, 5 लाख का। अब बैंक के पास हम अपना फैक्ट्री गिरवी रखे थे जिसका वैल्यू कितना था, 8 लाख, जिसको बैंक कितना बेच दिया, 6 लाख में। तो अगर इसको हम लोग करेंगे किस तरह दिखाएंगे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक कितना का लोन लिए थे, 5 लाख का, लेस मॉर्गेज फैक्ट्री बिल्डिंग रियलाइज्ड। कितना बेचा बैंक फैक्ट्री बिल्डिंग को, 6 लाख में।
तो कितना लोन लिए थे बैंक से? 5 लाख का। फैक्ट्री बिल्डिंग कितना बेचा? 6 लाख। तो बैंक अपना 5 लाख रिकवर कर लेगा। 6 लाख में से बैंक क्या करेगा? 5 लाख अपना काट लेगा। बाकी 1 लाख क्या होगा? बैंक नहीं रख सकता है, इसको क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा बैंक को, पार्टी को। इसको लिखेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी, ब्रैकेट में सी मतलब कॉन्ट्रा। क्या लिखे? देखिए समझिए क्या बोले कि बैंक से लोन लिए 5 लाख का, उसे मॉर्गेज फैक्ट्री बिल्डिंग को मॉर्गेज किए 6 लाख का, मतलब 8 लाख का मॉर्गेज किए थे, सेल होकर 6 लाख रुपये आया। तो बैंक अपना 5 लाख ही काट सकता है। माने अगर कुछ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट जो अमाउंट बैंक का ड्यू है वो बैंक काट लेगा। रेस्ट पैसा क्या करेगा? लिक्विडेटर को वापस कर देगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 5 लाख था, रियलाइज किया 6 लाख, तो लिक्विडेटर कितना वापस करेगा? 1 लाख। इसको बोलेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा। तीसरा हम लोग करेंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। ये क्या होता है? जैसे मैंने किसी से हम लोन लिए, ठीक है, मैंने 1 लाख का लोन लिए, उसके पास अपना जेवरात सब जमा कर दिए जिसका वैल्यू उस टाइम था 1 लाख। लेकिन जब हम इंसॉल्वेंट हो गए, वो बेचने गया तो उसको जेवर बेच के आया 75,000। तो लोन कितना था? 1 लाख का, उसको रियलाइज कितना? 75,000। तो पूरा लोन कवर नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। चलिए हम लिख देते हैं, क्रेडिटर्स व्हिच हैव अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज अगेंस्ट देयर लोन कॉल्ड एज पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलेंगे। वो क्रेडिटर्स जिसके लोन के अगेंस्ट में कुछ हद तक सिक्योरिटी हो, उसको बोलते हैं पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जैसे मानिए लिखते हैं लोन फ्रॉम एक्स, मानिए लोन लिए एक्स से 1 लाख का, ये लोन एक्स से लिए, मॉर्गेज ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख का ये थे रियलाइजेबल वैल्यू। ज्वेलरी को बेच के आपको आया 75,000 रुपया। हम क्या लिखे? लोन एक से कितना लिए थे? 1 लाख का, और उसके बाद ज्वेलरी कितना गिरवी रखे थे? 1 लाख, जिसको बेच के कितना मिल पा रहा है? 75,000। तो हम लोग इसको इस तरह से दिखाएंगे, लोन फ्रॉम एक्स, 1 लाख का लोन लिए हैं, लेस सिक्योरिटी रियलाइज्ड, कितना में रियलाइज किया? 75,000 में। तो एक्स को अपना 1 लाख में कितना मिल जाएगा? 75,000। ये जो बाकी 25,000 देख रहे हैं, ये मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। ये पोर्शन हो जाएगा अनसिक्योर्ड। जैसे इसका क्या था? 5 लाख था, 6 लाख मॉर्गेज किए थे, 1 लाख वापस हो गया था। लेकिन इसका लोन कितना है? 1 लाख, सिक्योरिटी से कितना रहा? 75,000। मैंने 25,000 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ये पोर्शन उसका क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया? 75, जो उसको मिलना तय है, ठीक है। तो ये हो गया आपको पार्टली सिक्योर्ड। चौथा आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो देखिए चौथा हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। ये क्या होता है? देखिए क्रेडिटर्स व्हिच हैव प्रायोरिटी for repayment over all creditors known as preferential creditors। क्या बताएं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? वो क्रेडिटर्स जिसको सारे क्रेडिटर्स के ऊपर प्रायोरिटी है कि पेमेंट पहले उसी को मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जिस क्रेडिटर को पेमेंट सबसे पहले जाता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। चाहे वो फुली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, इस सब के पहले किसको पेमेंट जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब होता है पूर्वाधिकार। आप जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ध्यान देना होगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या आता है? इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट ड्यूज आता है, गवर्नमेंट ड्यूज एक्सेट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। गवर्नमेंट का कोई भी पैसा आप लोग डुबा नहीं सकते। अगर आपको इंसॉल्वेंसी होगा तो गवर्नमेंट का पैसा क्या होता है? रिकवरी हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पढ़ेंगे तो याद रखिए इसमें 2 नियम चलता है ना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के 2 नियम चलता है। एक होता है प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट, एक चलता है प्रोविंशियल
इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये 2 एक्ट से मेंटेन होता है ना। एक होता है प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट जो 1909 में बना था, एक होता है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो कि 1920 में बना था। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ लगता है, प्रोविंशियल कहाँ कहाँ लगता है। प्रेसिडेंसी आपको लगता है कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ये तीनों जगह में आपको क्या लगेगा प्रेसिडेंसी। ये तीनों छोड़ के बाकी आधार में क्या लगेगा प्रोविंशियल, अदर सिटीज़ में क्या हो जाएगा प्रोविंशियल। तो हम क्या बताएं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 2 होता है, एक होता है प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट, एक होता है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट बना था 1909 में। प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में लगता है, दिल्ली में नहीं लगता है, याद रखना है। हम लोग जानते हैं 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होता है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, लेकिन इस जगह में आप लोग दिल्ली को नहीं लाना है, यहाँ 3 ही लगेगा, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। दिल्ली कहाँ चला जाएगा प्रोविंशियल में। तो ये तीनों सिटीज़ छोड़ के बाकी किसी भी तरह का सिटीज़ अगर आता है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। इसके बाद हम प्रेसिडेंसी का एक चार्ट लिख देंगे, सॉरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का चार्ट लिख देंगे जिसको फॉलो करना है। देखिए हम एक चार्ट पहले लिख दिए है ना, प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। अगर नहीं होगा तो इधर कैरी करेगा, इसलिए इधर भी लिख के रखें। पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट गवर्नमेंट ड्यूज़। देखिए ऑल गवर्नमेंट ड्यूज आर कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जितना भी गवर्नमेंट ड्यू होगा सबको क्या मानेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लाइक इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जो भी आता है। सेकेंड, इसमें भी देखिए गवर्नमेंट ड्यूज़ कहाँ डिफरेंस आएगा वहाँ समझा देंगे। ठीक है, देखिए ऑल गवर्नमेंट ड्यूज़ आर कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसमें भी सेम नियम है, दोनों में सेम नियम है। लाइक इनकम टैक्स, ठीक है, अभी तो सेल्स टैक्स का जीएसटी है, वही सब सेल्स टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी वीएसटी सब इसमें आ जाएगा ना। देखिए सेकेंड, ड्यूज टू लोकल अथॉरिटी। देखिए एनी अमाउंट ड्यू टू लोकल अथॉरिटी considered as प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कोई भी गवर्नमेंट का ड्यू होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लोकल अथॉरिटी का ड्यू होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, म्यूनिसिपल टैक्स एट्सेट्रा। इसमें भी ड्यूज टू लोकल अथॉरिटी, ऑल ड्यूज टू लोकल अथॉरिटीज आर कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसमें भी सेम नियम है, कोई भी लोकल अथॉरिटी को ड्यू होगा तो उसको क्या मान लेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, चाहे वो वाटर बिल हो, लाइक फॉर एग्जांपल मानिए वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनिसिपल टैक्स एट्सेट्रा। आप देखिए थर्ड में समझ यहाँ से आप लोगों यहाँ से समझिएगा सैलरी ड्यू टू क्लार्क, सैलरी ड्यू टू क्लार्क। देखिए सैलरी ड्यू टू क्लार्क प्रेसीडिंग 4 months from date of insolvency, ₹300 पर क्लार्क। इस 300 को हम रेट से लिख देते ताकि लोकेट हो। 300 पर क्लार्क टेकन एज
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जरा हम समझाते समझिए क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जैसे इंसॉल्वेंट जिस दिन हो रहे उसके ठीक 4 महीना पहले, जिस दिन इंसॉल्वेंसी हुआ है उसके ठीक 4 महीना पहले जितना भी सैलरी क्लार्क का बाकी रहेगा, चाहे कितनों बाकी रहे, उससे मतलब नहीं, एक क्लार्क को 300 रुपया देना ही पड़ेगा। तो वही लिखे कि सैलरी ड्यू टू क्लार्क प्रीसीडिंग 4 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के डेट के 4 महीना पहले तक जो भी सैलरी क्लार्क को ड्यू है उसमें से एक क्लार्क को 300 पर मंथ नहीं, एक क्लार्क को 300 रुपया देना ही पड़ेगा। इसमें देखिए सैलरी ड्यू टू क्लार्क, सैलरी ड्यू टू क्लार्क सेम नियम है ना, सेम नियम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ₹20 पर क्लार्क, वही 4 महीना पहले कितना हो जाएगा, सिर्फ 20 रुपया पर क्लार्क होगा। इसमें क्या है, 4 महीना पहले तक एक क्लार्क का 300 रुपया, इसमें 4 महीना तक एक क्लार्क का 20 रुपया। चौथा हो गया वेजेस ड्यू टू लेबर। देखिए वेजेस ड्यू टू लेबर प्रीसीडिंग 4 months from date of insolvency, ₹100 per labor taken as प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या बोले कि कोई भी वेजेस बाकी हो लेबर को इंसॉल्वेंट होने के ठीक 4 महीना पहले से, कितना भी वेजेस बाकी हो, एक लेबर का 4 महीना तक 100 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। मतलब 4 महीना में जितना भी बचा हुआ है उस पर सिर्फ 100 रुपया पर लेबर आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाएगा, जो कि देना ही पड़ेगा। इसमें वेजेस ड्यू टू लेबर, इसमें क्या है, ₹20 पर लेबर, सेम नियम है। 4 महीना पहले तक जितना ही बचा हुआ है उस पर सिर्फ 20 रुपया प्रेफरेंशियल माना जाएगा। 4 महीने के अंदर जितना बचा हुआ है ना, सिर्फ 20 रुपया पर लेबर। 5 रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। देखिए 1 month रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड टेकन एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देखिए जितना भी रेंट बचा हुआ है ड्यू है उससे मतलब नहीं, सिर्फ 1 महीना का रेंट क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल। सपोज कीजिए आपको 3 महीना का रेंट 12,000 बचा हुआ है, तो मात्र 1 महीना का रेंट 4,000 रुपया जो कि देना ही पड़ेगा, वो प्रेफरेंशियल है। ठीक है, कहाँ पर, प्रेसिडेंसी में। प्रोविंशियल में क्या है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड नॉट कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लैंडलॉर्ड को अगर कोई रेंट बचा हुआ है तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्या होता है, उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं मानते। प्रेसिडेंसी में क्या मानते हैं, 1 महीना का किराया। प्रोविंशियल में कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं होगा, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, नंबर 6 एंड लास्ट, एनी कंपेंसेशन ड्यू टू वर्कर टेकन एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कोई भी आपको कंपेंसेशन बचा हुआ है तो उसको क्या मानना होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पेमेंट करना ही पड़ेगा। 6 इसमें क्या हुआ, वर्कमैन कंपेंसेशन टेकन एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 पॉइंट लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखेंगे, जिसका एक चार्ट हम बना दिए। हम पहले क्या समझाएं कि कोई भी तरह गवर्नमेंट ड्यू अगर है तो दोनों ही दशा में, चाहे वो प्रेसिडेंसी हो कि प्रोविंशियल हो, दोनों ही दशा में प्रेसिडेंशियल हो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होगा, जिसका पैसा हमको देना ही पड़ेगा। दूसरा था ड्यू टू लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटी में क्या होता है, म्यूनिसिपल टैक्स, वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, अगर ऐसा कुछ भी बचा हुआ है तो दोनों ही दशा में, प्रेसिडेंसी में भी और प्रोविंशियल में भी आपको देना ही पड़ेगा, प्रेफरेंशियल माना जाएगा। सैलरी ड्यू टू क्लार्क, इसमें क्या बताएं कि जिस दिन इंसॉल्वेंट हो रहा है उसको ठीक 4 महीना पहले तक जितना भी सैलरी बचा हुआ है क्लार्क का, उसमें से एक क्लार्क को 300 रुपया देना पड़ेगा 4 महीना का। ठीक है, और इसमें कितना है, 20 रुपया।
वेजेस ड्यू टू लेबर में सेम नियम है, 4 महीना पहले तक जो भी बचा हुआ है उसमें कम से कम एक लेबर को कितना वेजेस देना होगा, 100, उसमें कितना देना होगा, 20। इसमें बोले रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अगर कोई रेंट लैंडलॉर्ड को बचा हुआ है तो 1 महीना का रेंट, प्रेसिडेंसी में 1 महीना का रेंट को प्रेफरेंशियल माना जाता है, जबकि इसमें रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड प्रेफरेंशियल नहीं होता। एनी कंपेंसेशन ड्यू टू वर्कर, यदि कोई भी कंपेंसेशन बचा है, क्षतिपूर्ति बचा है वर्कर का, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, प्रेफरेंशियल मानेंगे, जबकि इसमें इन आपको प्रोविंशियल में भी सेम नियम है। तो यहाँ तक हम कर दिया। अब एक हम छोटा सा क्वेश्चन बनाकर हम लोग दिखा देते हैं ताकि समझ। देखिए क्वेश्चन में एस.एम. शुक्ला से ले लिए है ना, हालांकि एस.एम. शुक्ला को ही हम पढ़ाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या निकालना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो देखिए चार्ट को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे कर ले लेंगे, यहाँ पर यहाँ कर देंगे अमाउंट का कलम, यहाँ कर देंगे पार्टिकुलर्स, इसको 2 हिस्सा में बांट देंगे, ऊपर से ऐसे ले लेंगे और फिर इसको हम लोग 2 हिस्सा कर देंगे, ठीक है। बड़ा डिजाइन बनता है कॉमर्स में भी। तो यहाँ लिख देंगे टोटल अमाउंट, क्या लिख देंगे, टोटल अमाउंट, यहाँ लिख देंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिख देंगे प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट, यहाँ लिख देंगे प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या दिया, 3 months सैलरी ऑफ 5 क्लर्क। तो लिखिए 3 months सैलरी ऑफ 5 क्लर्क, कितना अमाउंट दिया, 1800। तभी हम क्या बताएं कि प्रेसिडेंसी में 1 क्लर्क का सैलरी कितना प्रेफरेंशियल होगा, ये लिखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इसको लिखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना, इसको लिखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यहाँ लिखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो देखिए हम क्या लिखिए, 3 months सैलरी ऑफ 5 क्लर्क, कितना, 1800। हम लोग क्या बताए थोड़ा देर पहले कि 1 क्लर्क को आपको कितना देना पड़ेगा, 300, तो 5 क्लर्क को कितना देना होगा, 1500। तो 1800 में से 1500 हो गया प्रेफरेंशियल, तो कितना बच गया, 300, 300 हो गया अनसिक्योर्ड। कैसे किए, 5 क्लर्क का है, 1 क्लर्क को 300 देना, 3 5 कितना हो गया, 1500। तो 1800 रुपया जो ड्यू है उससे 1500 हो गया प्रेफरेंशियल, 300 हो गया अनसिक्योर्ड। हम लोग इसमें क्या बताए थे, प्रोविंशियल में 1 क्लर्क का कितना होता है, 20, तो 5 क्लर्क का कितना हो गया, 100। तो 1800 में 100 प्रेफरेंशियल, तो बचा हुआ 1700 क्या हो गया, अनसिक्योर्ड। फिर देखिए 1 month वेजेस ऑफ 6 लेबर, 1 month वेजेस ऑफ 6 लेबर, 6 लेबर का 1 महीना का सैलरी बचा हुआ कितना, 800। तो हम लोग क्या जानते हैं, लेबर का वेजेस कितना है प्रेसिडेंसी में, 100, तो 6 लेबर का कितना हो गया, 600। तो इसमें कितना बच गया, 800 में 600 यहाँ चला गया, तो कितना बच गया, 200। इसका 1 लेबर का कितना, 20, तो 6 लेबर का कितना हो गया, 120। तो 800 में से 120 प्रेफरेंशियल, तो 680 क्या हो गया, अनसिक्योर्ड। फिर देखिए लिखा सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स हम लोग किसको देते हैं, गवर्नमेंट को ना। तो हम क्या बताएं, कोई भी गवर्नमेंट पेमेंट क्या होता है, पूरा पूरी प्रेफरेंशियल होता है, पूरा पूरी क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल, कुछ भी अनसिक्योर्ड नहीं। इसमें भी वही नियम है, पूरा पूरी प्रेफरेंशियल, कुछ भी अनसिक्योर्ड नहीं। फिर देखिए 3 months रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, 3 months रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को 3 महीना किराया बाकी है, कितना, 300 रुपया। तो अभी हम क्या बताए थे कि प्रेसिडेंसी में 1 month का किराया प्रेफरेंशियल होता है, तो 3 महीना कितना है, 300, तो 300 डिवाइड कर दीजिए, तो 1 महीना कितना हो गया, 100। मतलब 300 में 100 आपको देना ही पड़ेगा, बचा हुआ 200 क्या हो गया, अनसिक्योर्ड। दे भी सकते हैं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसमें क्या नियम है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड पूरा पूरी क्या होता है, अनसिक्योर्ड, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। चौथा में आ जाइए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम लोग किसको देते हैं, गवर्नमेंट को ना। तो सीधा सीधी समझ लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट का पेमेंट अगर है तो आपको देना ही पड़ेगा, और वो पूरा पैसा प्रेफरेंशियल माना जाएगा, ना कि अनसिक्योर्ड। तो दोनों ही दशा में क्या हो गया, प्रेफरेंशियल। फिर देखिए वेजेस ऑफ 2 सर्वेंट, तो वेजेस ऑफ 2 सर्वेंट कितना दिया हुआ है, वेजेस तो 700 रुपया। तो हम लोग क्या जानते हैं, वेजेस कितना होता है, 100 रुपया। तो 2 सर्वेंट का कितना हो गया, 200 रुपया। तो 700 में 200 देना ही पड़ेगा, बचा हुआ 500 क्या हो गया, अनसिक्योर्ड, मिल भी सकता नहीं मिल सकता है। इसमें क्या है, 1 ठोका 20,
तो 2 ठो का कितना हो गया 40, तो 700 में 40 प्रेफरेंशियल, 660 क्या हो गया अनसिक्योर्ड। फिर दिखेगा म्यूनसिपल टैक्स, ये किसको दीजिएगा गवर्नमेंट को ना, लोकल अथॉरिटी को दीजिएगा। तो म्यूनसिपल टैक्स कितना है 200, तो कोई भी लोकल अथॉरिटी का पेमेंट क्या होता है पूरी प्रेफरेंशियल, इसमें कुछ भी अनसिक्योर्ड नहीं होगा, तो प्रेफरेंशियल में लिख दीजिए। फिर देखिए वेजेस, फिर वेजेस आ गया, कितना वेजेस दिया 3000, तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर बताया नहीं बताया ना, कितना आदमी क्या बाकी, कितना दिन का बाकी, कुछ नहीं बताया, सिर्फ लिखा है वेजेस। तो सिर्फ जहाँ वेजेस लिखा रहेगा कुछ क्लियर नहीं रहेगा, वो पूरा वेजेस क्या आ जाएगा प्रेफरेंशियल। क्या बोले कि अगर नंबर ऑफ पर्सनस नहीं दिया हुआ है तो पूरा क्या आ जाएगा प्रेफरेंशियल। फिर देखिए सैलरी, इसमें भी वही चीज़ है, सैलरी दे दिया 500 रुपया, कितना क्लार्क है कितना वर्कर है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो पूरा पैसा को कहाँ लिखना होगा प्रेफरेंशियल। जहाँ नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया रहेगा वहाँ पर पूरा पैसा को कहाँ लिख देना है प्रेफरेंशियल में, ठीक है। आप चलिए इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो पहले ऐसा टोटल में जोड़ लेते हैं 18, 26, 2, 28, 3, 31, 5, 36, 43, 2, 45 और 3500, 8000 इधर हो गया टोटल। अब इधर जोड़िए 21, 2, 23, 24, 5, 29, 2, 31, 2, 33, 33 और 5, 38, 6800। यहाँ जोड़िए 3, 2, 5, 2, 7, 5, 1200। आप याद देखिए 6800 और 1200 कितना हो गया टोटल 8000। यहाँ भी टोटल कितना आ रहा है 8000। अब इसको जोड़िए 220, 420, 920, 960, 1160, 1660, 4660। इसको जोड़िए 1700, 2300, 2680, 2600, 3200, 3340। इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 8000। तो ये हो गया आपका निकलना कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो आज हम क्लास को यही खत्म कर रहे हैं। इसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, उसका चार्ट बता देंगे पूरा क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को कमेंट वाइज जो क्वेश्चन आप लोग लगेगा जो है बताइएगा, बना देंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।